हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं आर्थिक सांख्यिकी की अस्थायी समितियां। यह समिति क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आखिर यह समिति क्यों बनाई गई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ा। तो हम लोग आज जो कि रमेश सिंह बुक का पेज नंबर 18 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट 801 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इस बुक के पेज नंबर 1 से लेकर 17 तक का वीडियो नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, आर्थिक सांख्यिकी की अस्थायी समितियाँ। तो देखिए ये क्यों बनाया गया, ये कब बनाया गया, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2019 को, जिस वर्ष कोरोना एकदम चरम पर था, स्टार्ट हुआ था, तो 2019 में आर्थिक आंकड़ों के संकलन का मतलब जो आर्थिक आंकड़े होते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए, तो उससे जुड़े एक आर्थिक सांख्यिकी अस्थायी समिति की स्थापना की गई। अस्थायी मतलब यह हमेशा के लिए बनाया गया, ठीक है। एक होता है टेम्पररी होता है, एक होता है अस्थाई, और एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब ये एकदम बनाया गया, फिक्स कर दिया है। और अस्थाई में क्या होगा कि वो कुछ समय के लिए बनाया जाता है, फिर वो उसको जो कार्य सौंपा जाता है वो कार्य करने के बाद वह मतलब उस जो समिति उसको भंग कर दिया जाता है। और अस्थायी समिति ये हमेशा फिक्स रहता है। इस समिति में टोटल जो सदस्यों की संख्या यानी मेंबर की संख्या है, टोटल मेंबरों की संख्या 28 है। यह 28 जो सदस्य ये विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, वो अभी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए भारत के जो भूतपूर्व, यानी भूतपूर्व मतलब जो पुराने हैं, जो हम बोलते हैं पास्ट, तो भारत के भूतपूर्व मुख्य सांख्यिकीविद की अध्यक्षता में गठित इस 28 जो सदस्य समिति में संयुक्त राष्ट्र संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट इत्यादि से सदस्यों को शामिल किया गया है। देखिए कितना जगह से यह सदस्यों को शामिल किया है, कोई एक जगह को यह नहीं लिया है। देश के जो विभिन्न कार्यालय है उनके सदस्यों को यहाँ पर चयनित किया गया है इस समिति में। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल सदस्यों की संख्या 28 है। इत्यादि से सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके कुछ सदस्य भारत के विश्वविद्यालय एवं अग्रण्य जो संस्था होते हैं वहाँ के अर्थशास्त्री एवं संख्याविद भी हैं, ठीक है। बृहद अधिदेश प्राप्त इस समिति को अर्थ जगत से जुड़े विभिन्न आंकड़ों की छानबीन का कार्य सौंपा गया है। यथा जो कि होता है, यानी कौन कौन से कार्य इसको सौंपा गया है वो हम देख रहे हैं अभी। तो इसको क्या क्या कार्य सौंपा गया है। पहला कार्य है सामाजिक श्रम बल सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, सेवा क्षेत्र उपक्रमों का वार्षिक सर्वेक्षण, वार्षिक असंगठित क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षण, फिर है समय उपभोग सर्वेक्षण, सेवा उद्योग सूचकांक, उद्योग उत्पाद सूचकांक, आर्थिक जनगणना तथा अन्य आर्थिक सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, ठीक है। तो इतने कार्यों को यह मतलब सफलतापूर्वक करता है। अब देखिए श्रम उद्योग और सेवाओं इत्यादि पर गठित अस्थायी समितियों के जो अधिदेशों को इस नए अस्थायी समिति में समाहित भी कर दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से तीनों को समाहित कर दिया गया है, श्रम उद्योग एवं सेवा को भी इस समिति में समाहित यानी इंक्लूड किया गया है। विशेषज्ञों की राय में भारत सरकार द्वारा इस समिति की स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आपको पता है IMF क्या है, IMF के स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड का पालन ना कर पाने के कारण की गई, ठीक है। किस कारण किया गया,
डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड की पालन ना कर पाने के कारण भारत सरकार द्वारा इस समिति की गठन की गई। यह स्टैंडर्ड कौन तय किया था, यानी कौन लागू किया था? तो यह जो स्टैंडर्ड है, यह स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया था। जैसा कि ज्ञात है, वर्ष 2015 से ही कई विशेषज्ञों द्वारा भारत के सरकारी आर्थिक आंकड़ों की जो मानकता या उनके निलंबन से प्रकाशन की आलोचना की जा रही थी। यानी जो आंकड़े हैं, अभी भी आपको पता है कि जनगणना जो है, भारत की जनगणना, वो प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। तो यहाँ पर जो हमारी जनगणना है, यह जनगणना 2011 में हुई थी। तो 10 साल अगर इसमें हम इंक्लूड कर दें तो टोटल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो 10 साल अगर इसमें हम जोड़ दें तो ये हो गया कितना, 2021 में इसको मतलब फिर से जनगणना कराना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो समय से नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए केंद्र सरकार ने यह अस्थायी समिति का गठन किया ताकि जो आंकड़े हैं वो समय से पहले लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, अब हम देखते हैं IMF। IMF क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की SDDS। SDDS क्या होता है? स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड। स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड, तो ये क्या होता है IMF की? तो देखिए, सदस्य देशों की, यानी भारत भी एक सदस्य देश रहा होगा, ठीक है, तो सदस्य देशों के जो आर्थिक आंकड़ों को पारदर्शिता बढ़ाने तथा वित्तीय बाजार के भागीदार देशों को इस आंकड़ों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से IMF द्वारा वर्ष 1996 में, कब? 1996 में IMF द्वारा SDDS को मैंने SDDS की शुरुआत की गई। तो SDDS क्या होता है, याद रख लीजिएगा, जो कि IMF द्वारा कब स्टार्ट किया गया? IMF द्वारा 1990 और 96 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, यह अपने देशों के जो आंकड़े होते हैं उसको पारदर्शिता एकदम सुनिश्चित रूप से अच्छा से प्रकाशित करता है ताकि अन्य देशों को भी इससे कुछ लाभ मिल सके। IMF द्वारा यह स्टैंडर्ड जारी किया गया था। इस मानक के अंतर्गत राष्ट्रीय आय लेखक, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसके सूचकांक, रोजगार एवं केंद्रों, मतलब जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकारों के जो परिचालन सहित 20 से अधिक आंकड़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने आंकड़े थे हम लोगों को देख लिया था, 20 से अधिक आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक आंकड़ों में इस मानक में निम्न 3 प्रकार के विचलन पाई गई। यानी यह जो आंकड़े हैं, यह आंकड़े में सही समय देखने को नहीं मिल रहा था। कौन बोल रहा है? ये IMF बोल रहा है। तो टोटल 3 प्रकार के इसमें हमें विचलन देखने को मिला, वो हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला विचलन क्या है? जो आंकड़ा है यानी डेटा है, उसका जो प्रसार है वो निलंब होता था, यानी यह समय में नहीं आता था। निलंब का मतलब क्या होता है? थोड़ा लेट से आना। आंकड़ों की श्रेणी को एडवांस का मतलब थोड़ा सा उसमें बढ़ा चढ़ाकर एडवांस रिलीज कैलेंडर में शामिल नहीं किया जाना। एडवांस रिलीज कैलेंडर में शामिल नहीं किया जाना जो आंकड़े हैं उसको। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा? जो आंकड़े हैं वो समय पर नहीं प्रकाशित होता था। उसके बाद जो आंकड़े हैं वो कि एडवांस रिलीज कैलेंडर में शामिल नहीं किया जा रहा था भारत के द्वारा। किसी विशेष अवधि के आंकड़े, यानी कोई एक विशेष अवधि है, मान लीजिए कि जनवरी या फरवरी, तो किसी विशेष अवधि के जो आंकड़े हैं उसके प्रसार हेतु उपलब्ध नहीं कराना, यानी कोई विशेष जो समय है उसके आंकड़ों को तो वो प्रकाशित ही नहीं कर रहा था। तो ये 3 गो प्रॉब्लम देखने को मिला भारत का। तब भारत सरकार ने किया यहाँ पर एक स्पेशल, मतलब एक अस्थायी समिति का गठन कर दिया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो IMF है, IMF मतलब
बताइए आईएमएफ क्या होता है। आईएमएफ मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो आईएमएफ द्वारा इस रिपोर्ट में भारत के आंकड़ों से जुड़ी जो विचलन है, विचलन मतलब डिस्टरबेंस, थोड़ा सा जो बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसको उस विचलन को स्वीकारते हुए इसे एक गैर गंभीर विचलन बताया गया। यानी तुम कोई गंभीरता से ही नहीं ले रहे हो हमारे इस स्टैंडर्ड को। हालांकि विशेषज्ञों की राय में ये विचलन आंकड़ों के प्रसार के प्रति आई उदासीनता, यानी उदासीनता का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस की वजह से हुआ। किसके वजह से, प्रति आय उदासीनता के वजह से हुआ। यहाँ पर आय लोगों की उतना खास है नहीं, मतलब ये विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो हमारे भारत के विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि ये विचलन हमें क्यों देखने को मिल रहा है भारत के आंकड़ों में। तो बोला जा रहा है कि जो ये आंकड़े में हमें विचलन दिखाई दे रहा है, यह प्रति आय उदासीनता के वजह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह जो था स्थायी समिति का गठन, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। तो चलिए हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो ये जो सदस्य, मतलब ये जो समिति है, इस समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 28 है। यह जो सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। तो इस जो समिति है, इसका गठन क्यों किया गया, तो इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि जो आईएमएफ द्वारा स्टैंडर्ड बनाया गया था SDDS, तो इस स्टैंडर्ड में भारत के जो आंकड़े हैं वो अच्छा से नहीं बैठ रहा था। यानी भारत जो है अपना जो आंकड़े हैं वो समय में प्रस्तुत नहीं कर रहा था, इसीलिए भारत सरकार ने 2019 में इसका गठन कर दिया। कब, 2019 में एक समिति का गठन किया। अब यह समिति समय पर आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और आईएमएफ को सौंप देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे क्या आगे हम देखने वाले हैं 2023 और 24। देखिए कितना, मतलब इतना फेमस बुक होने के बावजूद भी यह टाइपिंग एरर कर रहा है। यहाँ पर होना चाहिए था क्या 22, तो इंग्लिश में अच्छा दिया है इनकम एस्टिमेट फॉर 2022 और 23। तो हम देखेंगे क्या 2022-23 के लिए आय के अनुमान। तो आय का क्या अनुमान रहने वाला है 2022 और 23 में। तो देखिए हमारा जो न्यू ईयर से यह स्टार्ट हो गया है, 2024 आ गया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी वर्ष यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे एकदम सफलतापूर्वक, और ऑल इंडिया रैंक लाने का प्रयास कीजिएगा। तभी आप थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब आपका नंबर रहने का संभावना है, आप इजीली क्रैक कर जाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जो राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान से जुड़ी प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार है। यानी कौन कौन से तथ्य दिए गए अनुमान जो राष्ट्रीय आय रहेगा, तो वो अभी हम देखेंगे। तो जिसकी पिछला वर्ष मतलब देखिए यहाँ पर जो 22-23 लिखा हुआ है या फिर 21-22 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यह एक वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर है, जो कि हमारे भारत का फाइनेंशियल ईयर कब है, वित्तीय वर्ष कौन सा है, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, जिसकी पिछले वर्ष 2021-22 के अस्थायी अनुमानों से तुलना की गई है। तो यही हम लोगों ने अभी देखा था, अभी मतलब पिछले क्लास में देखा था, कल देखा था कि जो भारत है ये राष्ट्रीय आय हो गया, जीडीपी हो गया, इसकी तुलना पहले एक बेस ईयर से किया करता था, लेकिन अब यह बेस ईयर के बजाय श्रृंखला विधि का यूज़ कर रहा है। यानी यह पिछले साल को ही बेस बनाकर चलने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए 2022-23 के लिए जो है ये जो अनुमान है राष्ट्रीय आय का, यह किससे तुलना करेगा, 21-22 से तुलना करेगा। तो वास्तविक जीडीपी क्या होता है, वास्तविक जीडीपी और एक होता है वास्तविक जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी होता है। वास्तविक जीडीपी हो गया, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है। अर्थात अस्थायी मूल्यों पर जीडीपी,
वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या होता है? अस्थायी मूल्यों पर जीडीपी, जो अभी प्रचलन में है। अभी प्रचलन में क्या है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सामान बताइए जो कि अभी प्रचलन में नहीं, कोई आप अभी मान लीजिए कि हम ही कुछ सामान खरीदे, मान लीजिए कि मिल्टन का बोतल खरीदे, तो बोतल जो खरीदे ये हम 150 रुपया में खरीदा, तो ये जो कि उसका एक अस्थायी मूल्य हो गया। अगर इसके हम तुलना करेंगे कि 2012 में कितना था, तो हो रहा होगा 100 रुपया करके मिल्टन का बोतल। तो देखिए, अर्थात अस्थायी मूल्यों पर जीडीपी को हम क्या कहते हैं? अस्थायी मूल्यों पर जो जीडीपी निकाला जाता है उसको हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी। और ये हो गया वास्तविक मतलब रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी थोड़ा सा हम भूल रहे हैं। अस्थायी, वास्तविक, नॉमिनल, नामित जीडीपी शायद हम भूल रहे हैं। इंग्लिश ही थोड़ा सा हमको अच्छा लगा था, हम इंग्लिश से ही इसको याद किए थे। तो देखिए, रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो अस्थायी अभी प्रचलन में जो मूल्य है उस पर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, और रियल जीडीपी हो गया। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि हम किसी बेस ईयर का सहारा लेकर जीडीपी की तुलना करते हैं, जीडीपी को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जो वास्तविक जीडीपी है तो यह 157.60 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान, जो कि वर्ष 2021-22 में कितना था? 2021-22 में 147.36 लाख करोड़ रुपए रहा। तो देखिए 2021-22 में कितना जीडीपी था और 2022 और 23 में कितना जीडीपी है, तो दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे। लगभग 10 लाख करोड़ का अंतर देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, वास्तविक वृद्धि दर के जो वर्ष है वो 21-22 है के 8.7% की तुलना से घटकर कितना हो गया है? 7.0% रहने का अनुमान है। तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए तो हम दो विधि का यूज़ करते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। तो नॉमिनल का हिंदी हमें मिल गया, इसी बुक में दिया हुआ था, क्या? सांकेतिक जीडीपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अर्थात चालू मूल्यों पर जीडीपी, चालू मूल्यों पर यानी जो प्रेजेंट में, सॉरी माफ कीजिएगा मुंह से गलती निकल गया भाई, तो चालू मूल्यों पर जीडीपी निकालना। और वो क्या था? ये था अस्थायी मूल्यों पर। क्या था? ये था अस्थायी मूल्यों पर जीडीपी निकालना, और वो था चालू मूल्यों पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा ही बोल दिया। अस्थायी मूल्य मतलब जो फिक्स है कोई एक बेस ईयर को लेकर, और जो चालू मूल्य है वो प्रेजेंट में जो मूल्य है उसके हिसाब पर जीडीपी कैलकुलेट करना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती बोल दिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ ही होता है कि जो चीज़ एकदम हमें आसान लगता है उसी में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे कि आप लोग साइंस में पढ़े होंगे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। आप भी बताना कि आपको इसमें कंफ्यूज होता है कि नहीं। कंफ्यूज मैं इसमें हो जाता हूँ। वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी और दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सब में मैं हमेशा ही कंफ्यूज रहता हूँ। तो देखिए, हम लोगों ने थोड़ा सा गलती हो गया तो उसके लिए माफ़ कीजिए। तो देखिए, जो ये चालू वर्ष होता है, चालू वर्ष मतलब जो अभी प्रचलन में मूल्य चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं चालू मूल्यों पर जीडीपी कैलकुलेट करना, जीडीपी निकालना, जो कि कितना है? 273.08 लाख करोड़ रुपए का अनुमान, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष, यहाँ हम वर्ष नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम वित्तीय वर्ष का उच्चारण करेंगे, वित्तीय वर्ष बोलेंगे, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष जो है उसमें कितना था? 236.65 लाख करोड़ रुपए रहा। ठीक है, तो देखिए दोनों में आपको अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वर्ष की जो महंगाई है अगले वर्ष से ज़्यादा ही है, इसीलिए इतना हमें जीडीपी देखने को मिला। चालू मूल्य मतलब जो अभी प्रेजेंट में मूल्य चल रहा है किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का। तो इसका हिंदी हमें याद कर लेना होगा, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए थे। तो सांकेतिक वृद्धि दर के जो वर्ष है वह 21-22 में 19.5% से घटकर 15.4 रहने का अनुमान है।
ठीक है। तो देखिए घट गया है कितना, वो भी हमें घटा हुआ ही देखने को मिला। वो था कितना पहले, रियल जीडीपी था 8.7% और यह घटकर कितना रहने का अनुमान बताया गया, यह बताया गया 7.0% और यह 19.5% से घटकर 15.4% रहने का क्या है, अनुमान है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जीवीए। तो जीवीए क्या होता है, ग्रोस वैल्यू एडिशन। क्या होता है, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्यवर्धन के मूल्य कीमतों। तो इसमें हम देखेंगे तो जीवीए क्या होता है, अगर आप नहीं देखें तो हमारे पिछले वीडियोस को आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। तो यह बुक जो है मैं शुरू से लेकर अंत तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अपलोड करूंगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़ जाइएगा। वहां पर मैं यह आज का जो लेक्चर ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद हम इसका पीडीएफ वहां पर अपलोड कर देंगे और ऑलरेडी हम पूरा कंप्लीट बुक का ही वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो के ख़त्म होते ही मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप कंप्लीट बुक चाहते हैं तो जाइए, जाकर अपलोड किया हुआ है। तो जीवीए के मूल्य कीमतों पर, तो अर्थात जो होता है, अर्थात का मतलब सॉरी, चालू मूल्यों पर 247.26 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान, जो कि 2021-22 में 213.49 लाख करोड़ रुपए, यानी ठीक है। तो जीवीए क्या होता है, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब ही हो जाते हैं अपने यहाँ पर। तो देखिए जो ये था चालू मूल्यों पर 247.26 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान बताया गया, जो कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2021 और 22 में 213.49 लाख करोड़ रुपए रहा। तो कितना रहा, ज़्यादा 15.8%, दशमलव मतलब पॉइंट। ठीक है। अब हम लोग जीवीए यानी सकल मूल्यवर्धन की मूल्य कीमतों पर, अर्थात इसमें हम जीडीपी देखेंगे। तो देखिए ये जो है ये आपके पीटी में और मेंस में दोनों के लिए डेटा है। अगर आप इस पुस्तक को अगर आप जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है यह 2024 में देना चाहते हैं तो आपके लिए यह पॉइंट याद करना अति आवश्यक है। अगर आप 25 या 26 में देना चाहते हैं तो ये आपके काम का नहीं है। ठीक है। ये जो डेटा है कि कितना जीडीपी बढ़ा, जीवीए कितना बढ़ा, तो ये आपके काम का नहीं है। आप किस वर्ष एग्जाम दे रहे हैं उसके मुताबिक यह आप पढ़ लीजिएगा। 24 वाले के लिए यह बहुत ही अच्छा है, 24 वाले के लिए। ठीक है। तो देखिए जो कि अर्थात जो कि स्थिर मूल्यों पर 145.18 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 136.05 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि कितना रहा आपका 6.7% अधिक रहा। अब निबल मतलब छूट, शुद्ध नेट, तो जिसमें कर राजस्व की छूट पर। तो क्या होता है कि निबल कर क्या होता है, निबल मतलब जो टैक्स होता है, टैक्स नहीं लिया जाता है। ठीक है। जो कर होता है वो नहीं लिया जाता है। तो इसके हिसाब से 25.81 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 में 23.15 लाख करोड़ रुपए रहा और यह कितना अधिक रहा, 11.5% अधिक रहा। ठीक है। तो लगभग हम इस चैप्टर के अंतिम पेज पर पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है और प्रति व्यक्ति आय एनएनपी यानी नेशनल नेट प्रोडक्ट, एनएनपी पर, अच्छा एनएनपी पर ना, तो प्रति व्यक्ति है एनएनपी पर। तो ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे आप किस वर्ष दे रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे की रास्ता हम देखते हैं कि आगे की रास्ता क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। तो देखिए जो कोविड-19 था यानी कोरोना महामारी की वजह से पिछले 3 वर्षों से
पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित आर्थिक गतिविधियों का सामना कर रही है तथा भारत इसका अपवाद नहीं रहा। आपको पता है कि दुनिया के विभिन्न देश इस कोरोना महामारी में या तो वहाँ पर मंदी आ गया या फिर वहाँ सरकार गिर गया। उदाहरण आपको देखने को ही मिला यहाँ पर, कहाँ, ब्रिटेन पर, जहाँ पर हमारे भारतीय मूल के एक व्यक्ति वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिल ही जाएंगे जो कि कोरोना महामारी में या तो वहाँ पर मंदी का दौर आ गया या फिर वहाँ की सरकार गिर गई। लेकिन भारत इसका अपवाद नहीं रहा। भारत इस बीच अच्छा प्रदर्शन किया। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन के बेहतर रहने की संभावना है। यानी 2023-24 वित्तीय वर्ष में, यानी इसी वर्ष भारत की जो जीडीपी है यह बेहतर रहने की संभावना है, अनुभव है कि बेहतर ही रहेगा। वैसे जो कोरोना वायरस से जुड़ी अनिश्चितता यानी अनिश्चितता अब भी बनी हुई है और साथ ही संकटपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति एवं वैश्विक स्तरीय उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति इस दशा में अवरोधक भी है। अब क्या है, आशा की जाती है कि सरकार द्वारा अपनाई गई एजाइल नीति दृष्टिकोण पहले की तरह आगे भी सामाजिक एवं आर्थिक चिंताओं का ध्यान रखने में सफल रहेगी। आर्थिक पुनरुत्थान के लिए संघीय बजट 23-24 द्वारा पुनः, जो कि आज की तारीख है, आज हमारा है 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी है। तो और 2 दिन बाद यानी 1 जनवरी को ही वित्त मंत्री द्वारा आपका जो बजट है वो पेश कर दिया जाएगा। तो पुनः वैध नीति पर बल दिया गया है। जहां एक ओर सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रभावी संरचनात्मक सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सरकार है, हमारे प्रिय मोदी जी, वो हमारे देश को अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बेहतर से बेहतर कदम उठा रहे हैं। आपको कोरोना में देखने को ही मिला जो कि बहुत सारे देश है जो या तो वहाँ पर वित्तीय संकट आ गया है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, सरकार गिर गया है, आपको देखने को मिला। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। यहाँ पर हमें अर्थव्यवस्था थोड़ा ग्रो ही देखने को मिला। ठीक है, कोरोना वायरस जो आया था यह पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतर था। इसमें आपको देखने को मिला जो ओजोन परत है वो भी थोड़ा सा सुधर गया था, यानी जो वहाँ पर छिद्र था वो भी छिद्र धीरे धीरे कम होते जा रहा था और पर्यावरण साफ हो गया था कोरोना के समय। लेकिन अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये हो चुका है ख़त्म। ठीक है, अब हम कल क्या पढ़ेंगे वो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। इसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं फिर से इस बुक का यानी रमेश सिंह बुक का दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। और अगर आप इसका PDF चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एयर 01 क्लासेस से डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और किस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से और लाइक से मुझे इस प्रकार के और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और यह जो बुक है यह मैं कंप्लीट फर्स्ट पेज से लेकर अंतिम पेज तक यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक